93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। मेरा नाम अंश है। मैं दिल्ली में अपनी जिंदगी से तंग आकर 1 महीने पहले यहाँ कोलकाता आया। यहाँ भी काफी जगह पूछताछ करके इंटरनेट पर चेक करके एक थेरेपिस्ट को ढूंढा और फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेके पहुंचा उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताने और अपना इलाज करवाने। मेरी सिर्फ एक ही दिक्कत है, मैं अकेले नहीं सो पाता। नहीं, बात डर की नहीं है, बात परेशानी की है। करीबन 1 साल से बहुत ज्यादा बुरा हाल है मेरा। साल भर पहले शुरू में एक रात मैं सोने गया तो नींद मुझे बहुत आ रही थी। मैं सो भी गया था, लेकिन अचानक मेरा जैसे दम घुटने लगा और ऐसे वैसे नहीं, मुझे साफ समझ आ रहा था कि मेरा गला किसी ने दबा कर रखा था, जो धीरे धीरे अपने जोर को और उस दबाव को बढ़ाता जा रहा था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं शायद दम घुटने से मरने या बेहोश ही होने वाला था। लेकिन तभी जैसे वो दबाव मेरे शरीर के ऊपर से पूरी तरह से हट गया। खांसते खांसते सांस में मेरी सांस आई। मैं जानता था कि मैं जाग रहा था, लेकिन लग रहा था जैसे सपना था कोई। कुछ देर जागा रहा। माँ पापा को परेशानी ना हो इसलिए उन्हें कुछ बताया नहीं, और नंदिनी को फोन तो किया, लेकिन उसको भी मैंने कुछ नहीं बताया। टीवी देखते देखते फिर नींद आई, लेकिन बार बार जैसे कोई कभी मेरा हाथ अकड़ के झटक देता तो कभी जैसे कोई सुई चुभो देता। मैं परेशान था, गुस्सा भी मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन करता तो क्या करता। धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ती गई। आलम यह था कि मिनटों के हिसाब से सो पाता था। बहुत कोशिशें की, कभी मां के पास सो जाऊं तो कभी पापा के पास। दोस्तों के घरों में भी जाता तो पूरे कमरे में 5-6 लोगों के बीच भी ऐसी ही दिक्कतें होती थी मुझे। किसी से कुछ कहता बताता तो लोग मुझे पागल कहते। आखिरकार नींद की गोलियां लेने लगा। पहले 1 गोली, फिर 2, और अब 3 गोलियों से कम में नींद नहीं आती है मुझे। सो तो लेता हूं, लेकिन उठने के बाद पूरे बदन में भयानक दर्द और चोट के गहरे निशान होते हैं, जैसे किसी ने पूरे बदन को मेरे खरोंच डाला हो। कभी कभी तो नींद खुलने के बाद उठते के साथ दर्द से मेरी चीखें निकल जाती हैं। मैं कोलकाता भी इसीलिए आया था कि शायद ये सब कुछ यहां पर बंद हो जाएगा, लेकिन यहां भी वही सब हुए जा रहा है। कोलकाता आने से पहले की एक बार की बात है। मैं नंदिनी से मिलने जा रहा था, उसका बर्थडे था उस दिन। मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में रेडियो चल रहा था। रेडियो पर मेरा एक पसंदीदा गाना बज रहा था, और तभी अचानक रेडियो अपने आप ट्यून ऑफ होने लगा और चैनल बदलते बदलते अपने आप एक चैनल पे लगा, जहां किसी सुनने वाले ने किसी शो पे अपने चाहने वाले को एक गाना डेडिकेट किया था और खुद भी गाने की 2 लाइनें गाई थी। मेरा नाम रश्मि है और मैं अपने प्यार के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। अचानक ही मेरा फोन बज उठा। फोन नंदिनी का था। फोन उठाया तो पहले तो नंदिनी ने थोड़ा गुस्सा जताया, क्योंकि उसके बर्थडे पर भी लेट था मैं। और फिर अचानक बातों ही बातों में उसने भी वही गाना गाया। तो मैंने कहा कि अभी रेडियो पे रश्मि नाम की एक लड़की यही गाना गा रही थी। मेरी आवाज
शायद ठीक से सुनी नहीं थी उसने। यह पता नहीं क्या था। उसने मुझसे पूछा, कौन? मैंने फिर से बताया तो कुछ बोली नहीं, बस इतना ही कहा कि जल्दी आ जाओ, आज बर्थडे है मेरा, आज तो मिल लो। मैंने भी सोचा कि काम के चक्कर में यार टाइम ही नहीं दे पाता, आज तो जल्दी ही पहुंचना चाहिए। इसी चक्कर में मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। मेरी कार रुक गई। मैंने पहले तो 2-3 नाकाम कोशिशें की गाड़ी को शुरू करने की, लेकिन फिर देर हो रही थी तो मैं कार से नीचे उतरा। रात का वक्त था और सड़क पूरी की पूरी खाली पड़ी थी। ऐसा सरोजनी नगर में होता कम ही है। यही सोचते सोचते मैंने बोनट खोला और देखने लगा कि क्या पता शायद मैं इस गाड़ी को ठीक कर पाऊं। तभी मेरी नजर एक खुले हुए तार पे गई। मैं उस वायर को देखने के लिए थोड़ा सा अंदर झुका ही था कि ठीक तभी मेरी अपनी ही गाड़ी का हॉर्न बजा। मैं तुरंत वहां से पीछे भागा। देखा गाड़ी तो पूरी की पूरी खाली पड़ी थी और गाड़ी का इग्निशन भी ऑफ था। मैं वापस बोनेट के पास आया और सोचा कि किसी मैकेनिक को ढूंढूं, लेकिन उसके लिए कोई दिखना तो चाहिए, क्योंकि सड़क दूर दूर तक खाली पड़ी थी। मैं वहां खड़ा यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक गाड़ी का इग्निशन किसी ने ऑन करने की कोशिश की थी, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। मैंने बोनट नीचे करके देखा तो मेरी गाड़ी के अंदर कोई नहीं दिखा। मैंने वापस जाके गाड़ी के अंदर देखा, कोई नहीं था उसके अंदर। जब बोनट के पास आया तो फिर से इस बार मैं अपनी गाड़ी की सीट तक नहीं गया। बोनट झुका के देखा तो आवाज बंद हो गई। जैसे ही मैंने बोनट को उठाया तो फिर से, बोनट को उतारा तो फिर से आवाज बंद हो गई। करीबन 5-6 बार ऐसा हुआ तो मैंने बोनट को बंद किया कि ठीक तभी मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स अपने आप चली और इंजन स्टार्ट हुआ। मैं कुछ करूं इससे पहले ही मेरी गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। मैं गिर गया था, लेकिन फिर तुरंत उठ के देखा तो गाड़ी अपने आप लुढ़क रही थी। मैंने तुरंत उठ के एक ईंट गाड़ी के टायर के नीचे लगा दी। मेरी सांस में सांस तो आई। इसके बाद गाड़ी में बैठकर मैं इग्निशन ऑन करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं जैसे ही पीछे की ओर पलटा कि एक जोर की आवाज हुई। पलट के देखा तो सामने विंड स्क्रीन चकनाचूर हो चुकी थी। मैं तुरंत गाड़ी से उतर के एक ही सेकंड में करीबन 40-50 कदम दूर चला गया कि तभी गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन हुई और अलार्म लॉक बजने लगा। अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में ही छोड़कर मैं अपने घर चला गया किसी और से लिफ्ट लेके। मैंने नंदिनी को भी फोन कर दिया था कि आज मिल पाना मुश्किल है। अगली सुबह मैं उठ के सबसे पहले अपनी गाड़ी लेने वापस गया। वहां पहुंचा तो देखा मेरी गाड़ी वहां नहीं थी। तभी पुलिस स्टेशन से फोन आया कि मेरी गाड़ी को उठा लिया गया है। मैं गाड़ी छुड़वाने पहुंचा और सारा पेपर वर्क करवा के अपनी गाड़ी कलेक्ट कर ली। रास्ते में सड़क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। एक लाल बत्ती पे रुका ही था कि अचानक
मेरी बगल वाली सीट थोड़ी स्लाइड होके पीछे हुई और फिर खिसकी। मैं फटी आंखों से उस कुर्सी को देख रहा था। सिग्नल खुल चुका था। गाड़ियां तेज रफ्तार में जा रही थी और जो ठीक मेरे पीछे थी वो हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रही थी। मैंने तुरंत गाड़ी से बाहर कदम रखा और इशारा ऐसे किया कि जैसे मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तभी नंदिनी का फोन भी आया। मैंने उसे पूरी बात बताई तो उसने कहा कि वो उधर ही आ रही है और पास की कॉफी शॉप में मिलने को कहा। मैं वहां पहुंचा और एक एक करके सारी बात मैंने डिटेल में नंदिनी को बताई। उसने मेरी पूरी बात को बहुत ही आराम से सुना और फिर कहा कि मैं शायद थोड़ा स्ट्रेस्ड हूं, आराम की जरूरत है मुझे। कोई और कहता तो शायद विश्वास नहीं होता, पर नंदिनी कह रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि शायद काम का स्ट्रेस हो। और फिर बातों ही बातों में कब टाइम निकला पता नहीं चला। वहां से निकलने से पहले मैंने बिल मंगवाया। मैंने वॉलेट निकाला पैसे देने के लिए तो नंदिनी ने कहा कि पैसे वो देगी, पर मेरे होते हुए वो पैसे क्यों देगी। मैं और वो इसी बात पे बहस कर रहे थे कि तभी अचानक नंदिनी की आंखों का रंग सुर्ख लाल सा हो गया। चेहरे पर गुस्सा भर आया था और जबड़े भींचकर एक अलग ही आवाज में उसने कहा, मैं हूँ इसका ख्याल रखने के लिए, तू चुप ही रहे तो अच्छा होगा। मैंने नंदिनी को वैसे कभी नहीं देखा था। मैंने उसे झपकी उड़ते हुए कहा, नंदिनी क्या हो गया है तुम्हें? नंदिनी, नंदिनी जागो, क्या हो गया है तुम्हें? नंदिनी, नंदिनी। नंदिनी तो जैसे अपने होशो हवास में ही नहीं थी। एकदम से सर पकड़ के बस घर जाने की जिद करने लगी। मुझे भी फिक्र होने लगी थी उसकी। तुरंत ही टैक्सी लेके उसे घर छोड़ने उसके साथ ही चला गया। घर उसका पास में ही था। थोड़ा बेहतर जब महसूस करने लगी तो हम बैठ के बातें करने लगे। कुछ देर बाद वो उठ के बाथरूम के अंदर गई। मैं बाहर ही था जब अंदर से कुछ आवाजें आनी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे आवाजें तेज होती गई, जैसे नंदिनी किसी पे चिल्ला रही हो। छोड़ दो, बोला ना छोड़ दो। मैंने बाथरूम का दरवाजा खटखटाना और नंदिनी को पुकारना शुरू किया। नंदिनी, क्यों मुझे परेशान कर? नंदिनी, मैंने तुम्हारा क्या नंदिनी दरवाजा खोलो। क्या मिलता है तुमको? नंदिनी किससे बातें कर रही हो तुम? छोड़ दो मुझे, नंदिनी। बहुत हो गया। लेकिन नंदिनी तो किसी से झगड़ रही थी अंदर। मैं दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि नंदिनी एकदम से दरवाजा खोल के बाहर आई और ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे मैं वहां था ही नहीं। मैं तुरंत अंदर कौन था ये देखने के लिए बाथरूम में घुसा तो मेरे घुसते ही पीछे से बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हुआ। मैंने देखा कि बाथरूम की खिड़की तो बंद थी और तभी किसी ने जोर का धक्का मारा मुझे और मैं मुंह के बल नीचे जमीन पर गिर पड़ा। एक आवाज हुई तो मैंने पलट के देखा कि बाथरूम के शीशे पर जमी भाप पे अपने आप कोई कुछ लिख रहा था। आई लव नंदिनी। चीजें अब धीरे धीरे साफ हो रही थी। दरअसल नंदिनी के कॉलेज के वक्त से उसकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी, रश्मि। हिंदुस्तान में कुछ सच्चाइयों को अभी तक समाज अपना नहीं पाई है। उन्हीं में से एक दिक्कत रश्मि की थी। रश्मि बहुत प्यार करती थी नंदिनी से और वो हमेशा वही गाना गाती थी
नंदिनी के लिए। और नंदिनी मजाक समझ के हमेशा मस्ती करती रहती थी। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। लेकिन रश्मि कभी भी अपनी फीलिंग्स के बारे में नंदिनी को बता ना पाई। और ऊपर से हमारे देश में यह रिश्ता गैर कानूनी उस वक्त होने की वजह से हमेशा डर रहता था। जो समाज के हिसाब से अपने प्यार को पाने के लिए एक लड़का करता, नंदिनी के लिए उससे दुगना रश्मि ने किया। रश्मि ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और बस इतना चाहती थी कि किसी दूसरे देश में जहां उन दोनों की शादी कानूनी मानी जाए, वहां जाके बस जाए। लेकिन ऐसा तब हो पाता जब नंदिनी भी समलैंगिक होती। बड़ी उम्मीदों से जब नंदिनी को रश्मि ने अपने दिल की बात और अपना प्लान बताया, तब तक मेरे और नंदिनी के रिश्ते को 6 महीने हो चुके थे। नंदिनी ने उसे साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन उसे यह भी कहा कि अब वो यूएस जाके अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सकेगी। पर रश्मि नंदिनी के बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने उसी रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी थी। अब मुझे सब समझ आ रहा था कि क्यों मैं सो नहीं पाता था, क्योंकि किसी ने अपनी कितनी ही रातें सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए खराब की थी। और उसे अपना प्यार तो क्या, जिंदगी तक ना मिल पाई। कैसे मैं ठीक रह सकता था, क्योंकि कोई कितने दर्द से गुजरा था अपने प्यार को पाने के लिए, जिसे सिर्फ मैं इसलिए पा सका क्योंकि मैं एक लड़का हूं। कैसे मैं चैन से रह सकता था जब किसी ने एक एक पल बेचैनी में बिताया था। ऐसे हालातों में मैं खुशी की उम्मीद कैसे कर सकता था, जबकि कोई एक सांस तक की उम्मीद करना नहीं कर पाया। मैं अपनी बात डॉक्टर बैनर्जी से कह ही रहा था कि तभी डॉक्टर बैनर्जी का फोन बजा। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। आज मैं हूं प्रवीण। एक मिनट, मेरा फोन आया है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। नाइन्टी 93.5 रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।